Hello students, we have already discussed the theory of the Gaussian surface as well as the Gauss law, and we are also trying to discuss all its application which is given in our theory. Now we are trying to discuss some illustrative example that is based on the application of the Gauss law. Okay, so what is the question number 11? The electric field component in the figures are Ex, Ey and Ez. So Ey and Ez are 0, so it means that electric field is only in the direction of X. And in the electric field equation there is the alpha constant is given. So here you have to remember that when you write down alpha, then you have to use this symbol instead of the A, because here whatever the shape is given, its silent is also given in terms of the A. So sometimes there may be a creating confusion there what is alpha and what is A. So that's why we are representing Ex equal to alpha x raised to 1 by 2. ओके यानी कि जो Ex है, E की जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक वो ओनली पॉजिटिव x डायरेक्शन है, बराबर. देन वी हैव टू कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड चार्ज विद इन द क्यूब, एंड वी हैव टू अज्यूम दैट वॉट एवर द क्यूब इज गिवन इट हैविंग द लेंथ इक्वल टू 0.1 मीटर. समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? तो हमको यहाँ पे फाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क होगा और क्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क होगा अंदर. अब आप ध्यान से देखो तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली क्या है भाई, एक्स डायरेक्शन में, तो हमको फ्लक्स किसके लिए मिलेगा, बराबर, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा या तो फिर एंटी पैरेलल होगा. कौन? जो भी सरफेस है उसका एरिया वेक्टर, तो ही हमको फ्लक्स मिलेगा. बाकी की सरफेस के लिए हमको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा. तो हमको लिख देना कि एज हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन ओनली पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, सो वी आर गेटिंग द फ्लक्स टू द सरफेस ओनली फॉर दैट सरफेस हुज एरिया वेक्टर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. Okay, otherwise the flux will become zero. So here from the figure we are say that the surface 1 and 2 which are in shaded part, okay, will give the flux, while left are give the flux equal to 0. समझ में आ रहा है? क्योंकि उनका एरिया वेक्टर या तो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव नेगेटिव जेड होगा, जो एक्स से हर बार परपेंडिकुलर ही होगा. तो हमारा जो इक्वेशन था ई ए कॉस थीटा, तो कॉस 90 जब होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा अंदर. समझ में आ रहा है सबको इतना बार, बराबर. तो ये चीज़ पहले आपको क्लियर कर देनी है. अब आपको क्या करना है, दो फ्लक्स 1 बाय 1 फाइंड करने हैं. एक φ1 दे दो वन सरफेस को और सेकंड वाले को φ2 नाम दे दो. चलो फाई का इक्वेशन क्या होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी ये डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया. तो आप सीधा क्या लिखोगे, ई ए लिखेंगे, यहाँ पे रीजन लिख देना कि ई पैरेलल टू ए. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना पार्ट, बराबर. चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का खुद का इक्वेशन है, क्या है भाई, अल्फा एक्स रेस टू 1 बाई 2 इंटू, अभी ये सरफेस का एरिया की बात करो तो क्या होगा, ए स्क्वायर होगा अंदर. समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पे फिगर में जिस तरह से आपको क्यूब दिया गया तो उसमें क्या है कि ओरिजिन से क्यूब की फर्स्ट साइड का डिस्टेंस ये है, बराबर, और ये दो साइड के बीच का भी डिस्टेंस ही होगा. तो हम बोल सकते हैं कि ओरिजिन से टोटल डिस्टेंस जो एक्स है, बराबर, जो ये सरफेस का है वो क्या होगा, ट्वाइस टाइम ये होगा. तो आपका इक्वेशन क्या होगा भाई, अल्फा ट्वाइस टाइम ए रेस टू 1 बाई 2 और ए स्क्वायर होगा. थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखे तो अल्फा 2 रेस टू 1 बाई 2, बराबर, ए रेस टू 1 बाई 2 और ए रेस टू 2 था, तो 2 रेस टू 2 का स्क्वायर रूट हम 1.41 लिखते हैं. तो 1.41 अल्फा और यहाँ पे 1/2 पावर है 2 है, तो दोनों का एडिशन कर दो, क्योंकि बेस से मतलब पावर का क्या होता है, एडिशन. तो यहाँ पे क्या होगा, 1 + 4 डिवाइड बाई 2, यानी कि आपको क्या मिलेगा, 5/2 पावर मिलेगा कि नहीं मिलेगा अंदर, बराबर. तो आपको यहाँ तक रखना है अंदर, काम खत्म हो गया. अभी वैल्यू रखने की जल्दबाजी ना करना, क्योंकि हमको सब फ्लक्स में लास्ट में ऐड करना है, तो हम फ्लक्स को उस फॉर्मेट में रखें ताकि हम इजीली ऐड कर पाए अंदर, बराबर. उसी तरह φ2 की बात करो तो उसका इक्वेशन क्या होगा, ई ए होगा, पर माइनस होगा. क्यों माइनस होगा, और यहाँ पे लिख देना है कि भाई ई पैरेलल माइनस है, क्योंकि उसका एरिया वेक्टर यहाँ पे जा रहा है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये डायरेक्शन में है. तो उसका एरिया वेक्टर अगर यहाँ पे होगा तो उसका नेगेटिव एरिया वेक्टर कहाँ होगा, पॉजिटिव एक्स में होगा अंदर. समझ में आ रहा है? तो φ2 इक्वल टू आप क्या लिखोगे पे, ई ए लिखोगे, पर क्या साइन होगा, माइनस. अगेन ई की जगह हम क्या लिखेंगे, अल्फा, और एक्स देखो तो भाई पहले का डिस्टेंस कितना ए है, तो ए रेस टू 1 बाई 2 आएगा, और इसका तो क्या होगा, ए स्क्वायर. तो आपको इसका आंसर क्या मिला भाई, अल्फा बराबर ए रेस टू 5/2 मिला कि नहीं मिला अंदर. समझ में आ रहा है? अब टोटल फ्लक्स फाइंड करना है, तो टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, φ1 + φ2 होगा, क्योंकि हमको टोटल फ्लक्स फाइंड करना है. तो φ1 का इक्वेशन क्या मिला था, 1.41 अल्फा बराबर ए रेस टू 5/2 प्लस अगेन अल्फा ए रेस टू 5/2 होगा, पर वो जो साइन थी वो प्लस नहीं थी, माइनस थी अंदर. यहाँ पे बोले प्लस है, पर वो जो हमारा आंसर था वो तो नेगेटिव था अंदर, हाँ के ना. तो यहाँ पे अल्फा ए रेस टू 5/2 अल्फा ए रेस टू 5/2 कॉमन निकाल लो, बराबर है.
समझ में आ रहा है। तो अंदर क्या रहेगा 1.41 माइनस 1 मिलेगा अंदर, तो यहाँ पे 0.41 बचेगा। अल्फा की वैल्यू अवेलेबल है और ए का वैल्यू क्या बोले भाई 0.1 5^2/2। कैसे फाइंड करेंगे कि भाई पहले उसका फिफ्थ पावर फाइंड करने के 0.1 इंटू 0.1 5 टाइम्स कर दो और फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और बाकी के लोगों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अंदर। तो इस तरह से कैलकुलेट करोगे तो आपको टोटल फ्लक्स की वैल्यू लास्ट में क्या मिलेगी अंदर, बराबर ये वाली मिलेगी 1.048 जैसा कुछ आपको मिलेगा अंदर। अब आपको चार्ज भी फाइंड करने के लिए बोला था, हमारे पास गॉस का इक्वेशन था, वो क्या बोलता है अगर मेरे को फ्लक्स पता होगा तो चार्ज के लिए हर बार यही इक्वेशन यूज करेगा, समेशन ऑफ क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन 0। तो समेशन ऑफ क्यू इक्वल टू क्या होगा 5 इंटू एप्सिलॉन 0 होगा, यानी कि आपको फ्लक्स की वैल्यू को एप्सिलॉन 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो अपने आप आपको चार्ज मिल जाएगा अंदर। आ जाएगा ना आपसे, कैलकुलेशन होगा कि नहीं होगा, कैलसी से करना है तो वेरी सिंपल इट इज। ओके चलो हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर आगे बढ़े, बराबर। तो हमने क्या किया था ऑलरेडी थियोरी में उसका जो फंडामेंटल था वो तो डिस्कस कर लिया था, अब यहाँ पे कुछ वैल्यू के साथ उसको अप्लाइड फिर से करना है अंदर, बराबर। तो आपको सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो सिलिंड्रिकल के टर्म्स में दिया गया। हमने सिलेंडर की थियोरी ऑलमोस्ट गॉस लॉ में 2 से 3 बार देख ली शायद अंदर, फिर से रिपीट हो रही है अंदर। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ यूनिफॉर्म एंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स एंड यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड बट इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन फॉर द नेगेटिव एक्स। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप ये कोऑर्डिनेट सिस्टम गिन रहे हो तो यहाँ पे आपका कोई भी पार्ट होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको पॉजिटिव लेनी है, जबकि यहाँ का कोई भी पार्ट होगा वो इलेक्ट्रिक नेगेटिव। यानी कि यहाँ 0 से लेके पॉजिटिव एक्स का आप जो भी लेंथ लोगे तो ई का प्लस आई कैरेट वेक्टर आएगा, जबकि 0 से लेके माइनस का कोई भी लोगे तो आपको माइनस आई कैरेट लिखना पड़ेगा अंदर। समझ में आ रहा है इतना पार्ट, बराबर। और यहाँ पे ई का जो मैग्नीट्यूड है आपको 200 दिया गया है अंदर, किसके लिए एक्स ग्रेटर देन 0 और लेस देन के लिए -200 लेना है, क्योंकि वो नेगेटिव लेना था वो तो हमको पता ही है, बराबर। अब क्या बोल रहे हैं, और राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसकी लेंथ बाई 20 सेंटीमीटर, अभी सीधी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डील करनी होगी इसलिए यहाँ पे 0.2 मीटर ही लिखूंगा और ये रेडियस है 0.05 मीटर लिखूंगा। हैज़ इट सेंटर एट दी ओरिजिन, यानी कि सिलेंडर का सेंटर खुद में ओरिजिन में है, बराबर। और फिर क्या बोला गया कि एन इट एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी कि सिलेंडर की जो सेंटर टू सेंटर एक्सिस होगी वो एक्स एक्सिस पे है, बराबर। और उसका एक फेस है वो x इक्वल टू +10 पे है और दूसरा है जो -10 पे अंदर। सो व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द ईच फ्लैट सरफेस। तो आपको हर की हर जो फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस यही दो बोली जाएंगी, क्योंकि जो थर्ड वाली है वो तो CS है। तो आपको जो फ्लैट फेसिस है उसमें से प्रोड्यूस होता फ्लक्स फाइंड करना है। तो चलो इसको हम φ1 बोलते हैं, इसको φ2 बोलते हैं। तो φ1 इक्वल टू इक्वेशन क्या होगा भाई E.A होगा। अभी आप ध्यान से देखो तो E और A दोनों पैरेलल है, यानी मैं EA लिख सकता हूँ, पर E की वैल्यू जो मुझे लेनी है वो क्या लेनी है, -200 लेनी है। उसी तरह एरिया वेक्टर भी नेगेटिव एक्स में है तो उसका भी वैल्यू माइनस में होगा कि नहीं होगा अंदर, बराबर है। तो एरिया कितना आएगा, रेडियस आपके पास अवेलेबल है और खुद में अपने आप में सर्कल है तो πr² होगा कि नहीं होगा अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना पार्ट। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू माइनस मिली, एरिया की भी वैल्यू माइनस, तो दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, हाँ कहना। उसी तरह से अगर आप φ2 फाइंड करो अंदर तो वो भी आपको सेम टू सेम मिलेगा, खाली माइनस साइन ही आएगी यहाँ पे, बराबर कि 200 आएगा और इनटू आपका क्या आएगा भाई +πr² आएगा अंदर। तो दोनों फ्लक्स की वैल्यू आपको फाइनली क्या मिलेगी भाई, सेम मिलेगी। और क्या मिलेगी 1.57 मिलेगी अंदर। समझ में आ रहा है। उसी क्वेश्चन का सेम टू सेम क्वेश्चन है, पर दूसरा पार्ट क्या दिया गया अंदर कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, बराबर। यानी कि उसकी अब जो कर्वेचर सरफेस बची है उसका फ्लक्स क्या होगा। तो आप देख सकते हो कि कर्वेचर सरफेस जिस तरह से अगर मैं उसका कोई भी एरिया लूंगा तो उसका एरिया वेक्टर रेडियल डायरेक्शन में आएगा, यानी कि मुझे YZ प्लेन में मिलेगा अंदर। समझ में आ रहा है। जबकि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड तो कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है अंदर, बराबर। तो यहाँ पे मुझे जो भी उसकी कर्वेचर सरफेस है उसमें से बाहर होता हुआ फ्लक्स क्या मिलेगा, 0 मिलेगा अंदर। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट। अभी आपको 2 का फ्लक्स मिल रहा था, φ1 और φ2, और आपको φ3 0 मिल रहा है और उसमें से बोल रहा है कि भाई नेट उसका फ्लक्स कितना होगा और नेट चार्ज कितना होगा। तो नेट फ्लक्स में आपको सिंपली क्या करना है, दोनों का एडिशन करना है। अभी दोनों फ्लक्स तो सेम वैल्यू के ही थे, 1.57 1.57, तो आपको क्या मिलेगा 3.14 मिलेगा कि नहीं मिलेगा अंदर।
हाँ कहना। और अगर आपको चार्ज फाइंड करना है तो अगर फ्लक्स आपके पास अवेलेबल है तो समेशन ऑफ क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0, तो समेशन ऑफ क्यू आपको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा अंदर, हाँ कहना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अंदर, बराबर। चलो अब हम लास्ट वाला इलस्ट्रेटिव क्वेश्चंस पे बढ़े आगे, तो वो क्वेश्चंस थोड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है अंदर, बराबर। तो ध्यान रखो, ना हो तो फिर से रिवाइंड करो ताकि क्वेश्चन आपके दिमाग में अच्छे से घुस जाए अंदर, बराबर। क्योंकि 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं, 4 मार्क्स के भी शायद पूछ लें, तो ये वाले क्वेश्चन उसके लिए क्या हॉट फेवरेट क्वेश्चन बन जाते हैं अंदर, बराबर। तो क्या बोलते हैं, एन अर्ली मॉडल फॉर एन एटम कंसिडर इट टू हैव अ पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ अ चार्ज Zd सराउंडेड बाय द यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज अप टू द रेडियस कैपिटल आर। यानी कि बोला क्या गया है कि एक सेंटर में छोटा सा पॉइंट ले लो, उसमें प्लस Zd है, और उसके बाद आपको कैपिटल आर रेडियस का एक स्फीयर इमेजिंग करना है, और ये पूरे स्फीयर में सब जगह अब नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है अंदर, बराबर। और एटम अपने आप में न्यूट्रल है, यानी कि उसका मतलब क्या होगा कि न्यूक्लियस के पास Zd है और उसके आजू बाजू जितना भी नेगेटिव वो भी क्या होगा, Zd जितना ही चार्ज होगा तो नेगेटिव वैल्यू में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमको पूछा क्या करना है कि फॉर दिस मॉडल व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, बराबर। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो फाइंड करनी है अंदर, बराबर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ थियरी जो लग रही है वो किसकी लग रही है, स्फीयरिकल सेल की लग रही है, नहीं यहाँ पे स्फीयर की लग रही है। सेल में तो खाली सरफेस में ही होता है, जबकि यहाँ पे सब जगह है अंदर, समझ में आ रहा है सबको। तो हम यहाँ पे पूरे क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे कि हम जो डिस्टेंस ले रहे हैं सेंटर से वो रेडियस से कम हो, इक्वल टू हो और ग्रेटर देन हो। हमने थियरी देखी थी तभी यही चीज़ डिस्कस की थी कि नहीं की थी। अब आप बोलोगे सर स्फीयर पता चल गया है, डायरेक्ट इक्वेशन का अप्लाई करके कर लो ना अंदर, पर एक्चुअल में यहाँ पे क्या है भाई, जो आपका चार्ज है, बराबर, वो 2 टाइप का है, पॉजिटिव वाला भी है, नेगेटिव वाला भी है। और नेगेटिव वाला जो है वो हर जगह नहीं है, सेंटर की कुछ जगह पे साला ओनली पॉजिटिव चार्ज है अंदर, समझ में आ रहा है। तो आपको ये थियरी को उसके हिसाब से थोड़ा कंसीडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जो कंडीशन ले रहे हैं किसके ले रहे हैं, इनसाइड द एटम के लिए ले रहे हैं, बराबर है। तो क्या बोल रहे हैं कि हियर द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर Z हैज़ द टोटल पॉजिटिव चार्ज प्लस Zd, बराबर, सराउंडेड टू this central positive point charge, uniform volume distribution of equal negative charge were considered up to the radius capital R as per the early model of the neutral atom, बराबर। अब सीधी सी बात है कि अगर मैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कंसीडर करूँ अंदर और नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह से हो तो उसके मैं रो कंसीडर करूँ, बराबर, तो मुझे रो का इक्वेशन क्या मिला, टोटल नेगेटिव चार्ज डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, बराबर। तो रो इक्वल टू क्या होगा, माइनस Zd। मैंने अभी बोला था कि नेगेटिव टोटल कितना होगा, माइनस Zd। क्यों, क्योंकि हमारा जो एटम है वो तो न्यूट्रल है, तो जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, और उसका वॉल्यूम क्या होगा भाई 4/3 πr³ होगा कि नहीं होगा। थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिख दो तो आपको क्या मिला, जो नेगेटिव चार्ज है उसकी डेंसिटी मिल गई कि ना मिल गई अंदर, हाँ कि ना, बराबर। अब आगे क्या बोलता है अंदर कि नाउ लेट अस फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फॉर द 3 डिफरेंट केसेस, बराबर। तो सबसे पहले हम कौन सा लिया कि हमारा जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो रेडियस से कम हो, यानी कि हम जो गॉसियन सरफेस इमेजिंग कर रहे हैं वो हमारे स्फीयर के अंदर के भाग में अंदर, समझ में आ रहा है। सो कंसीडर अ स्फीयरिकल गॉसियन सरफेस विद द रेडियस Ri एंड द सरफेस एरिया, उसका बात कर दो क्या होगा भाई 4πRi² होगा अंदर। Magnitude of the electric field at any point on the surface is same because of the spherical symmetry and let it will be EI, इनर है इसलिए EI लिखेंगे अंदर, बराबर। तो यहाँ पे जो नेट चार्ज हमारा एनक्लोज्ड हो रहा है उसके बारे में बात करें तो देखो न्यूक्लियस का प्लस Zd तो ऑलरेडी था, बराबर, हाँ कहना। और दूसरा चार्ज क्या आएगा कि भाई ये जो वॉल्यूम हमने नया लिया 4/3 r³ और उसको मल्टीप्लाई बाय रो करूँगा तो मुझे नेगेटिव चार्ज का भी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अभी यहाँ पे रो का ऑलरेडी वैल्यू क्या है वो आपको प्रीवियस वाले इक्वेशन में पता है अंदर। अभी यहाँ दोनों में Zd कॉमन है तो Zd को कॉमन निकाल लो तो यहाँ पे बचता क्या है 4/3 πRi³ बचता है, बराबर। और यहाँ पे क्या बचता है 3/4 πr³, तो 4π 3 सब कट हो जाएगा तो आपको खाली इतना ही बचा मिलेगा कि नहीं मिलेगा अंदर। तो आपको क्या मिल गया भाई, चार्ज मिल गया अंदर, हाँ कहना। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट। हमको फाइंड करने के लिए क्या बोला गया अंदर, बराबर, कि वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमको तो यहाँ पे खाली चार्ज मिला है अंदर,
बराबर। तो हम पूरा जो गॉस का थियरम है उसको अप्लाइड करेंगे कि भाई इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इक्वल टू क्या होगा भाई क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। क्यू का इक्वेशन आपके पास अवेलेबल है। अभी यहाँ पे सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस दोनों सेम डायरेक्शन में है अंदर, बराबर, और इलेक्ट्रिक फील्ड हर गॉसियन सरफेस के पॉइंट में सेम है, वो तो बाहर आ जाएगा। तो हमने ऑलरेडी स्फीयर में भी याद करो कि जो इनिशियल पार्ट में उसका इक्वेशन क्या लाया था, 4 पाई ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर लाए थे, तो ये लोग भी ले आए, बराबर। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वेशन बना दो, आपका काम हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम सिंपल सा फॉर्मेट है, कुछ इसमें नहीं। थोड़ा हाथ बिठाओगे 2-3 बार प्रैक्टिस करके तो अपने आप इसका आंसर आपको लाना आ जाएगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना बार, बराबर। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि एट अ डिस्टेंस आर आई लेस देन आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बी गिवन बाय दिस इक्वेशन, बराबर। और अगर डिस्टेंस मेरा आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर होगा, बराबर, तो उसके लिए क्या करना है हम नेक्स्ट वाले पार्ट में डिस्कस करते हैं अंदर, बराबर। अब मैं क्या ले रहा हूँ, मेरा जो डिस्टेंस आर है उसको R0 बोल देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैं आउटसाइड की बात कर रहा हूँ। वो अब आर से क्या होगा, ग्रेटर होगा अंदर। तो उसके लिए अगर आप बात कर रहे हो अंदर, समझ लो, बराबर, तो यहाँ पे आपका अगेन नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, जो एनक्लोज टोटल चार्ज है वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका न्यूक्लियस था ये था और आपने गॉसियन सरफेस यहाँ पे ली, तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आ रहा है? तो टोटल चार्ज क्या होगा, 0 होगा। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी कि नहीं मिलेगी अंदर। अब बोलोगे सर स्फीयर में 0 कहाँ मिल रहा था, वो तो हमको स्फीयरिकल सेल में मिल रहा था। हाँ भाई, पर वहाँ पे खाली सेम टाइप का चार्ज था, जबकि यहाँ पे एटम में दोनों टाइप के चार्ज प्रेजेंट है अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अंदर? हाँ के ना? तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। उसी तरह आप सरफेस में भी ले रहे हो तो भी कंडीशन तो वही की वही होगी। सरफेस पे ले रहे हो तो आपका क्या होगा कि जितना चार्ज एनक्लोज्ड हो रहा है आपका, बराबर, तो उसमें भी जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव आएगा, यानी कि टोटल चार्ज आपका 0 ही आएगा। तो आपको रिजल्टेंट आंसर क्या मिलेगा भाई, 0 ही मिलेगा। और वो वाला जो इक्वेशन था उसमें स्मॉल आर का रिप्लेसमेंट अगर कैपिटल आर से करोगे तो भी आपको वही का वही आंसर मिलेगा अंदर। यानी कि यहाँ पे पता चल गया कि 3 केस में खाली पहला वाला केस था इनसाइड वाला, उसमें ही हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है, बाकी आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है अंदर। समझ में आ गया इतना पार्ट? हाँ के ना? तो इस तरह से हमारे टेक्स्ट बुक में जितने भी इलस्ट्रेशन दिए वो आज हमने क्या किया, कंप्लीट किया है। आने वाले लेक्चर में हम 4th चैप्टर जो है अपना उस पर फोकस करेंगे अंदर। ओके, थैंक यू।